हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सी एफ आर सब्जेक्ट के इंडेस 41 एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी एक्स परचेज 100 गोट्स एट एन ऑक्शन फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 30th September X1. Subsequent transportation cost were 1,000, that is similar to the cost that X would have to incur to sell the goat at an auction. Additionally, there would be a 2% selling fee on the market price of the goat to be incurred by the seller. Okay. ये सब में ये एवरी पैरा सेपरेट है, इसमें कोई इंटरलिंक नहीं है। तो चलिए हम एक एक पैरा करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 30th September में हमने परचेज किया ऑन 30th September X1। एंट्री बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट, हमने एसेट परचेज किया है और टू बैंक सामने हमने पेमेंट किया है। अब यहाँ पे एज पर इंड एस 41 क्या रूल्स होते हैं उसे रिकॉर्ड करने के, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम जब बैंक में एंट्री करेंगे तो हमें सोचना है लाइक अ बायर, कि भाई हम बायर है और हम बायर के हिसाब से हमें एंट्री पास करना है कि एज अ बायर हमें क्या अमाउंट पे करना होगा वो हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम जब बायोलॉजिकल एसेट में अकाउंट, ये अकाउंट बायोलॉजिकल एसेट में जब डेबिट करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट लिखते वक्त हमें सोचना है लाइक अ सेलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं रिपीट करता हूं, जब बैंक में अमाउंट रिकॉर्ड करना है तो हमें बायर के एंगल से रिकॉर्ड करना है कि एज अ बायर मैंने क्या पे किया। लेकिन जब बायोलॉजिकल एसेट में रिकॉर्ड होगा तो एज पर इंड एस 41 इनिशियल इनिशियल रिकग्निशन जो होता है वो होता है कॉस्ट, सॉरी वो होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो दैट मीन्स लाइक अ सेलर, अगर मैं सेलर हूं तो मुझे क्या पैसे मिलेंगे और उसके सामने मैं क्या पेमेंट करूंगा, मुझे उस पर रिकॉर्ड करना है। फाइन। तो यहाँ पे एज अ सेलर रिकॉर्ड करना है। तो चलिए आते हैं एज अ बायर हमने क्या पे किया है। अगर हम देखें कि एज अ बायर हमने क्या पे किया, एज अ बायर हमने पे किया 1 लाख रुपीज। एज अ बायर मैं 1 लाख रुपीज पे कर रहा हूं और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं देखें जरा। कंपनी एक्स परचेज 100 गोट्स एट एन ऑक्शन फॉर 1 लाख ऑन 30th September, तो हमने सबसे पहले 1 लाख रुपीज पे किया होगा, ऑब्वियस है। और सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर 1,000, दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट दैट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द गोट एट द ऑक्शन। टू सेल द गोट एट द ऑक्शन मतलब ये जो 1,000 कॉस्ट है वो दोनों ने इनकर किया, बायर ने भी इनकर किया और अगर मैं सेलर होता तो मुझे वो भी इनकर करना होता। तो बायर तो इनकर कर ही रहा है। Additionally, there would be a 2% selling fees on the market price of the gold to be incurred by the seller. ये खाली सेलर इनकर कर रहा है तो मैं इनकर नहीं करूंगा, यहाँ पे एज अ बायर नहीं करूंगा। दैट्स इट। तो एज अ बायर मेरा आउटफ्लो क्या है, 1,01,000। अब देखते हैं कि एज अ सेलर मुझे क्या क्या खर्चा क्या क्या होता। मुझे 1 लाख रुपीज मिलता, मुझे 1,000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ता, जो यहाँ पे लिखा है देखिए 1,000, दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट एक्स वुड हैव टू इनकर टू सेल द गोट। मतलब अगर सेल करना है तो भी मुझे इनकर करना होगा। फाइन। और मुझे 2% ऑक्सीजन फी देना पड़ेगा। 2% होगा 1 लाख का, 2% 2,000, तो 97,000 का नेट वैल्यू मुझे मिलता। इन शॉर्ट एज अ सेलर अगर मैंने आज ये खरीदा है और आज का आज ही बेच दूं तो एज अ सेलर मुझे कितना पैसा मिलेगा, 97,000, विच मीन्स मुझे 4,000 रुपीज का लॉस है जो मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा, जो पीएनएल डेबिट होगा। आई होप ये ओके है ये पार्ट। आगे जाते हैं। चलिए, तो इन शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने क्या बताया कि हम जब परचेज करते हैं तो इनिशियल रिकग्निशन जो होगा वो होता है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब हम बैंक में एंट्री करेंगे तो एज अ बायर सोचना है, और जब हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए मुझे एज अ सेलर सोचना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडेक्स 41 का। फाइन। आगे जाते हैं, नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। ये पैरा हमने कवर कर लिया है। On 31st March, the market value of the goat in the most relevant market increases to 1 lakh 10. Market price 1 lakh 10 हो चुका है। Transportation cost of 1,000 would have to be incurred by the seller to get the goat to the relevant market. तो सेलर को 1,000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ऑक्शनियर फी ऑफ 2% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोट वुड बी पेएबल बाय द सेलर। सेलर को 2% ऑक्शनियर फी भी पे करना पड़ेगा। फाइन। तो बेसिकली ऑन 31st मार्च क्या पोजीशन है, on 31st March X2 year ending. Yes. Okay. That is subsequent valuation.
देखिए ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यूएशन। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये हमारा इनिशियल था, दैट इज डे वन पे क्या होगा। अब हम जो कर रहे हैं वो हमारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट में हमें क्या रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है। तो सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन और इनिशियल वैल्यूएशन दोनों के लिए रूल क्या था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियल रिकग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। बायोलॉजिकल एसेट का इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट दोनों रिकग्निशन होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो चलिए आते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो एट प्रेजेंट हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो है 97,000, और हमारा जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो कितना है। अगर हम आज बेचेंगे तो हमें 1,10,000 मिल रहा है। देखो यहाँ पे था कि वैल्यू बढ़ गया है 1,10,000, एंड हमें 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना है और ऑक्शनियर फी 2% देना है। ओके, तो फेयर वैल्यू है 1,10,000, उसके सामने कॉस्ट टू सेल क्या है, 1,000 रुपीज मुझे इनकर करना है, एंड 2%, 1,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, और 2% ध्यान रखना, 2% जो कैलकुलेट होगा वो 1,10,000 पे होगा। ऑक्शनियर फी पे करना है, तो 1,10,000 माइनस 1,000 माइनस 2,200, विच मीन्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गया है 1,06,800। तो कितने से बढ़ गया, तो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 9,800। तो मुझे एसेट को इस वैल्यू से इंक्रीज करना होगा, और इसका जर्नल एंट्री होगा बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एज पर इंड एस 41। बायोलॉजिकल एसेट पे जो भी डिफरेंस आता है इनिशियल वैल्यूएशन या सब्सिक्वेंट दोनों टाइम पे, वो जाएगा पीएनएल में। तो 9,800। चलो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर डन। सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर डन, अब हम सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो जाएंगे। चलो ये पैरा भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। ऑन 1st June X2, that is after 2 months, X sold 18 goats for ₹20,000 and incurred transportation charges of 150. In addition, there was a 2% auctioneer fee on the market price of the goat paid by the seller. अब देखिए इसमें क्या होता है, हम जब एसेट को बेचते हैं, जब बायोलॉजिकल एसेट को बेचते हैं, तो उसका एक एंट्री होता है, नॉर्मल हम एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर वो गुड्स है तो उसका रिकॉर्ड करने का तरीका हल्का सा चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पैरा देखेंगे ना, तो आगे लिखा गया कि 42 गोट्स वर स्लॉटर्ड ऑन दैट डे। तो ये स्लॉटर भी कर रहा है, बेच भी रहा है, और इनिशियली तो ये एसेट था ही। इसका मतलब इस पार्टी के लिए गोट्स जो है वो एसेट तो है ही, लेकिन वो गुड्स भी है क्योंकि वो स्लॉटर करके भी बेच रहा है आगे। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि वो गुड्स भी है, वो एसेट भी है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी इसको एज अ गुड्स बेचना है। मतलब ये जो 18 गुड्स हम बेच रहे हैं वो हमारा गुड्स है। मैं दोनों बता दूंगा, अगर एसेट होगा तो क्या एंट्री होगा और गुड्स होगा तो क्या एंट्री होगा, मैं दोनों बता देता हूँ, तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे लिखा है ऑन 1st June X2 X सोल्ड 18 गुड्स फॉर 20,000 एंड इनकर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 150 एंड 2% ऑक्शनियर फी भी लगा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ऑन दिस डेट 31st March, मेरा जो गोड्स है उसका जो पर पर यूनिट है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है या उसका पर यूनिट कैरिंग अमाउंट क्या है। ऑन दिस डेट हमारे पास टोटल देखिए हमने कितने गोड्स खरीदे थे, हमने 100 गोड्स खरीदे थे। तो एट परसेंट कोई परचेज सेल नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट होगा, फाइनल कैरिंग अमाउंट पर गोट, कैरिंग अमाउंट पर गोट क्या होगा, 106,800 डिवाइड बाई 100, दिस डिवाइड बाई 100। तो पर गोट मेरा कैरिंग अमाउंट है 1068। ओके, ये फिगर आगे के लिए रेलेवेंट है, तो फाइन। ऑन 31st March देखो इनिशियल कैरिंग अमाउंट 970 था, लेकिन फिर हमने रीवैल्यू किया और हमने ये अमाउंट से गोट का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, तो हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगा, और अभी फाइनली इट इज 1068 पर गोट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। अब सपोज अगर मैं इसे एज ए एसेट रिकॉर्ड करूं, अब हम डेट आ रहे हैं 1st June पे, 1st June X2, इस डेट पे आते हैं। अगर ये मेरा एसेट है, एक्स सोल्ड 18 गोट्स, चलो सबसे पहले उसने 18 गोट्स बेचा है। तो मैं बताता हूं कि सपोज अगर हम इसे एसेट के तरीके से करें तो क्या होगा। मैं दोनों तरीका बता देता हूं तो तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर मैं इसे गुड्स के तरीके से करूं कि ये मेरा गुड्स है,
तो क्या एंट्री होगा, दोनों देख लेते हैं। चलिए, अगर एसेट होगा तो सबसे पहले मैंने बेचा है तो मुझे पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट, और जो भी डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। हमने कितना गोट बेचा है, हमने 18 गोट्स बेचे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमने 18 गोट्स बेचे हैं तो बायोलॉजिकल एसेट कितने पे क्रेडिट होगा, तो 18 गोट्स इनटू, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो कि भाई एसेट जब क्रेडिट होगा तो जो प्राइस पे बुक्स पे दिख रहा है उसी प्राइस पे तो क्रेडिट होगा। तो बुक्स में दिख रहा है 1068 पे, तो वो 1068 पे ही क्रेडिट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जब बायोलॉजिकल एसेट को, गोट्स को क्रेडिट करेंगे तो क्या प्राइस पे क्रेडिट करेंगे, जिस प्राइस पे बुक्स में दिख रहा है उसी प्राइस पे क्रेडिट होगा। जिस प्राइस पे बुक्स में दिख रहा है, तो बुक्स में वो 1068 पर गोट ये वैल्यू पे दिख रहा है तो हम उसी पे क्रेडिट करेंगे। और हमने बेचा कितने में, हमने बेचा है उसे एक्स सोल्ड 18 गोट्स फॉर 20,000, हमने 20,000 में बेचा, तो 20,000 डेबिट होगा, और जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है, तो वो पीएनएल में जाएगा। 20,000 माइनस दिस दैट इज 776, ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर फिर क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर कर रहे हैं। हमने क्या क्या एक्सपेंस इनकर किया, 150 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड 2% का ऑक्शनियर फी। तो ये दोनों भी तो एक्सपेंसेस है, ये रिकॉर्ड करने होंगे क्योंकि हमने पे किया है। तो एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट दैट इज पीएनएल डेबिट टू बैंक, पीएनएल डेबिट टू बैंक। हमने कॉस्ट इनकर किया है, तो कितना कॉस्ट था, हमने 150 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर किया है 2%, 2% मतलब 20,000, सेलिंग प्राइस पे 2%, दैट इज 400, तो टोटल कॉस्ट हो गया 550। तो अगर इसे हम एसेट के तरीके से करेंगे अब, तो हम ये एंट्री पास करेंगे, विच इज रिलेटिवली क्वाइट सिंपल। हमने बेचा, ये पैसा आया, और जो खर्चा है उसको मैंने अलग से बता दिया, फाइन। लेकिन अगर इसे हम गुड्स के तरीके से एंट्री करेंगे कि भाई ये तो मैंने गुड्स बेचा है, ये मैंने गुड्स बेचा, उसके तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए, मैं पीएनएल के एंगल से समझाता हूँ और बैलेंस शीट के एंगल से समझाता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए एट प्रेजेंट ये जो गोट्स है वो मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा है, बायोलॉजिकल एसेट 100 गोट्स। तो उस 100 गोट में से मैंने 18 गोट को बेचा, तो ये जो 18 गोट्स है वो मेरे लिए गुड्स बन गया। तो मुझे, क्योंकि ये गुड्स बन गया, तो मुझे पहले उसे एसेट से निकाल के उसे मुझे पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, हमारे लिए एक्सपेंस है, वो खर्चा, हमने गोट बेचा तो जो गोट का वैल्यू है वो मेरा कॉस्ट बन जाएगा, वो मेरा ओके कॉस्ट बनेगा। तो वही सबसे पहले मुझे उसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये मेरे लिए गुड्स नहीं था, सॉरी एसेट नहीं था, ये गुड्स हो गया है। तो 100 में से 18 जो है वो गुड्स बन चुका है, क्योंकि उसे मैं बेच रहा हूं। और जैसे मैंने बताया कि आगे जाके हमने जो किया है वो उसे स्लॉटर भी कर रहा है, क्योंकि स्लॉटर कर रहा है तो दैट्स एन इंडिकेशन की ये उसके लिए गुड्स भी है। और ये जो रिमेनिंग 82 गुड्स है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए एसेट है। तो 18 गुड्स को मुझे एसेट से निकाल के ट्रेडिंग में लेके जाना है, पीएल में लेके जाना है, मुझे उसको गुड्स बनाना है। और हमारा स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि जब जब ये ट्रांसफर होता है, जब ये इन्वेंट्री बनता है या गुड्स बनता है, तो क्या प्राइस पे ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। आई रिपीट, अगर कोई मेरा बायोलॉजिकल एसेट है और उसे मैं गुड्स बनाता हूं, तो वो कौन से प्राइस पे ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और ये फिगर जो होता है, ये आगे के लिए, अब ये इन्वेंट्री बन चुका है तो इंडेक्स 2 के लिए ये कॉस्ट माना जाएगा, इंडेक्स 2 के लिए ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा, हमारे बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा, वो इंडेक्स 2 के लिए कॉस्ट बन जाता है। क्यों इंडेक्स 2 बोल रहा हूं, क्योंकि अब वो गुड्स बन चुका है तो इंडेक्स 2 एप्लीकेबल होगा, उसके लिए ये कॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो चलिए पहले एंट्री पास करता हूं, ये अब ये हमारा गुड्स बन गया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि ये गुड्स बन गया तो अब ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और टू बायोलॉजिकल एसेट। अब बायोलॉजिकल एसेट सबसे सिंपल है, देखो जिस फिगर पे रिकॉर्ड हुआ है उसी फिगर पे ये कैंसिल होगा। आई रिपीट, जिस फिगर पे ये रिकॉर्ड हुआ है उसी फिगर पे कैंसिल होगा। तो बुक्स में उसका रिकॉर्डिंग दिख रहा है 1068 पे, तो हम 1068 पे ही कैंसिल करेंगे, दैट इज ओके। लेकिन लेकिन अब हम उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे दिखेगा फेयर वैल्यू जो कि है 20,000 माइनस कॉस्ट टू सेल, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 150, और 2% हमारा ऑक्सीजन फी था 20,000 का 2%, दैट इज 400। तो ये हो गया 20,000
-150 -400, तो ये दिख रहा है 19,450 पे, 19,450, और जो रिमेनिंग है वो मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये जाएगा टू पीएनएल, ये जाएगा पीएनएल में 226। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बायोलॉजिकल एसेट जो हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है वो 1068 पे है। क्योंकि 1068 पे रिकॉर्डेड है इसीलिए वो बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट होगा 1068 पे ही, कैरिंग अमाउंट पे क्रेडिट होगा। लेकिन जब वो गुड्स बनेगा तो इंड एस 41 क्या बोल रहा है, एज पर इंड एस 41 इट शुड बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट, सॉरी इट शुड बी ट्रांसफर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ट्रांसफर किस पे होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाला 19,455। अब हम इसे बेचेंगे, तो बेचेंगे तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। हमने कितने में बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ध्यान रखना टू बायोलॉजिकल एसेट नहीं, क्योंकि अब ये गुड्स है, तो गुड्स हम जब बेचते हैं तो हम सेल्स वर्ड रिकॉर्ड करते हैं या रेवेन्यू, बैंक टू सेल्स या बैंक टू रेवेन्यू, क्योंकि ये गुड्स बन चुका है। अमाउंट 20,000, अमाउंट 20,000, चलो ये भी हो गया। अब हमने जो एक्सपेंसेस इनकर किया उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस ब्रैक बेसिकली पीएनएल डेबिट एक्सपेंसेस या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 550, वो भी तो इनकर करना है। स्टूडेंट्स का काफी बार डाउट होता है कि सर हमने तो ऊपर कवर कर लिया है, नहीं किया, ऊपर तो हमने खाली वैल्यूएशन के लिए किया था, पेमेंट कहाँ किया था, हमने खाली ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर किया था असेट से इन कॉस्ट ऑफ सेल्स में, मतलब गुड्स में एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमने खर्चा थोड़ी किया था, तो खर्चे का एंट्री भी तो आएगा। तो इन शॉर्ट मैंने 3 एंट्री पास किया। पहला एंट्री ये ट्रांसफर का एंट्री, ट्रांसफर मतलब बैलेंस शीट से उसे ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट से पीएनएल में ट्रांसफर करना है। फिर हमने बेचा तो सेल का एंट्री, एक्सपेंसेस इनकर किया तो खर्चे का एंट्री, सिंपल। ओके, तो दिस वे एंट्री पास होगा ऑन 1 जून। चलिए ये पैरा भी डन हो गया। अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। ऑन 15 सितंबर द फेयर वैल्यू ऑफ द गोट वॉज 82,820। इसे इग्नोर करना है, इसका कुछ नहीं होगा, इससे इसका इग्नोर होगा, ये कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तो बीच का फेयर वैल्यू है और अब हर डेट पे फेयर वैल्यू पे नहीं करते हैं। इंडिया जब बोल रहा है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसका होता है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, का मतलब क्या होता है कि फेयर वैल्यू और लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू करना है, पर कब करना है, ऑन द बैलेंस शीट डेट, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब। ऐसे रोज के इसमें नहीं करना। अब ये तो 15 सितंबर है, तो हम 15 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर थोड़ी करेंगे, तो इसलिए ये इग्नोर होगा। बैलेंस शीट डेट पे जो वैल्यूएशन होगा हमें वो काउंट करना है। फाइन, नेक्स्ट वन, 42 गोट्स वर स्लॉटेड। हमारे पास 100 गोट्स थे, उसमें से हमने 18 बेच दिए, अब बचे 82। अब उसमें से भी 82 में से भी 100 में से हमने 18 बेच दिए थे, बचे 82। अब 82 में से भी हम 42 गोट्स को स्लॉटर कर रहे हैं, तो बचे 40। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 42 गोट्स वर स्लॉटेड ऑन दैट डेट विद अ टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट ऑफ 4,200। हमने स्लॉटर किया और स्लॉटरिंग कॉस्ट था 4,200। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कार्कसेस ऑन द डे वाज 48,300, ये उसका वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कार्कसेस का। एंड द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल द कार्कसेस 420, नो अदर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड। ओके, चलिए हमने सबसे पहले क्या किया, 40 गोट्स को हमने 42 गोट्स, सॉरी 42 गोट्स को हमने स्लॉटर किया। स्लॉटर किया मतलब अभी हमारे लिए फिर से वो गुड्स हो गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले वही पैटर्न, यही अप्रोच, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रांसफर करना है, ये वाला एंट्री जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये ट्रांसफर का एंट्री। ट्रांसफर मतलब कौन सा ट्रांसफर, एसेट से हमें उसे गुड्स बनाना है, तो अभी भी हम वही करेंगे। और हमने क्या प्राइस पे ट्रांसफर किया था, हमने ट्रांसफर किया था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अभी भी हम यही काम करने वाले हैं, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही ट्रांसफर करेंगे। देखिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, सम बहुत सिंपल है, हमें बेसिक रूल्स कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। तो चलिए मैं ट्रांसफर करता हूं। सबसे पहले डेट क्या है, 42 गोट्स वर स्लॉटेड ऑन दैट डेट, चलो 15 सितंबर, तो 15 सितंबर X2। सबसे पहले हमने 42 गोट्स को स्लॉटर किया। स्लॉटर किया मतलब मुझे क्या करना है, मुझे उसको असेट से गुड्स बनाना है। तो अब हम एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि क्यों हमने इन्वेंट्री डेबिट किया, प्रीवियस केस में तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट किया था यहाँ पे, और अब हम इन्वेंट्री डेबिट कर रहे हैं। तो सिंपल रीजन है, इस केस में गुड्स बिक चुका था, इसीलिए हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट किया। और ये केस में जो गोट है वो नहीं बिका है, खाली लिखा है कि कार्कसेस का ये वैल्यू है, बिका नहीं है, तो इसीलिए हम उसे क्या प्राइस पे ट्रांसफर करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे उसे
आई मीन उसे हम इन्वेंट्री हेड पे लेके जाएंगे एंड नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि बिका नहीं है। फाइन, वैल्यू, वैल्यू तो वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू है द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कार्कसेस वाज 48,300। मार्केट प्राइस इसका 48,300 है। तो चलिए कॉस्ट, फेयर वैल्यू है 48,300 माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू 48,300 एंड कॉस्ट टू सेल कितना है? एंड कॉस्ट टू सेल द कार्कसेस इज 420। तो चलिए 420 माइनस करेंगे। फाइन, तो ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट इज 47,880। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे हम उसे ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट आता है, बोला सर हमने हमने ये वैल्यू क्यों नहीं लेस किया 4,200? देखिए, वैल्यूएशन के लिए हम क्या लेते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ये कॉस्ट टू सेल है? नहीं, ये तो स्लॉटरिंग कॉस्ट है। मतलब ये तो हमने, ये एक टाइप का मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकता हूँ, ये प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा किया है। ये कॉस्ट टू सेल नहीं, ये कॉस्ट टू प्रोड्यूस है। कैसे पता चल रही है? स्लॉटरिंग कॉस्ट है, बेचने के लिए नहीं। और ये इनकर हो चुका है, सेकंड थिंग, ये इनकर हो चुका है। और हम क्या लेस करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, ये तो खर्चा हो गया है ऑलरेडी, ये खर्चा हो गया है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है एंड नॉट सेलिंग कॉस्ट। इसलिए उसे हम यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। तो क्या उसका कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, उसका एंट्री पास करेंगे, वो बाद में देखते हैं। पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि मैंने ट्रांसफर किया इन्वेंट्री, बायोलॉजिकल एसेट से इन्वेंट्री एंड नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे मैंने बताया बिका नहीं है, इसलिए हम वी कैन नॉट यूज द वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स, वी हैव टू यूज द वर्ड इन्वेंट्री। तो हमने इन्वेंट्री टू बायोलॉजिकल एसेट ले लिया। फाइन, फिर ऑन द सेम डेट हमने खर्चा भी तो किया है। कौन सा खर्चा? 4,200 स्लॉटरिंग कॉस्ट, तो उसे भी रिकॉर्ड करना होगा। ये जो 4,200 स्लॉटरिंग कॉस्ट है, मुझे वो रिकॉर्ड करना है, तो चलो वो रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस है तो नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। अमाउंट 4,200, अमाउंट 4,200। चलो ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? और कुछ खर्चा या और कुछ किया है? तो नहीं, द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कार्कसेस वाज 48,300, वो हमने काउंट कर लिया। एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल इज दिस मच। फिर स्टूडेंट्स का नेक्स्ट डाउट होता है, बोला सर इसका एंट्री भी तो करो, इसका भी तो एंट्री पास करो एक्सपेंस टू कैश करके। तो नहीं, ये एंट्री नहीं होगा। ये खर्चा हुआ किधर है? हम कैसे बोले टू बैंक? एक्सपेंस टू बैंक कैसे बोले? टू बैंक मतलब पैसे चले गए, पर क्या इसमें पैसे गए? नहीं गए। तो इसका हमें एंट्री पास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि द कॉस्ट इज नॉट येट इनकर्ड, ये हमने पे नहीं किया है। हमने खाली, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ओके, वो खाली वैल्यूएशन के लिए काउंट किया जाएगा। दोनों में फर्क है, ये खर्चे में और ये में, दोनों में फर्क है। ये ऑलरेडी इनकर हो चुका है, ये इनकर नहीं हुआ है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये कॉस्ट टू सेल है, जो खर्चा हम आगे जाके करने वाले हैं, खर्चा हुआ नहीं है। दैट्स इट। आई होप ये पॉइंट समझ गया होगा सबको, इन्वेंटरी टू बायोलॉजिकल एसेट। दैट्स इट। अब हम 30 सितंबर में आते हैं। 30 सितंबर क्वेश्चन का अगर हम लास्ट पैरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन का अगर हम लास्ट पैरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि सितंबर में हम हमारे फाइनेंशियल्स बना रहे हैं। Past journal entry for the initial and the subsequent measurement for all the above transaction. Interim reports are made on 30th September and 31st March, and the company determines the fair value on these dates for reporting. क्योंकि हम हमारे फाइनेंशियल्स बना रहे हैं 30th सितंबर को, तो हमें उस दिन का पे वैल्यूएशन करना होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ओके, ये पैरा भी हो गया। अब इस पैरा पे आते हैं। ऑन 30th सितंबर द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 कोड्स, ये जो रिमेनिंग 40 कोड्स है उसका मार्केट प्राइस हो गया है 44,800 and the expected transportation cost is 400. Also there will be a 2% auctioneer fee on the market price of the gold payable by the seller. चलिए सेम वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले ये जो गोट है उसका कैरिंग अमाउंट क्या है हमारे बुक्स में? हमारे पास 40 गोट्स है और कैरिंग अमाउंट आई थिंक 1068 था, जो हमने ऊपर देखा है। देखो ये 31 मार्च को ये था ना हमारा कैरिंग अमाउंट, और उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं एज ऑफ नाउ। तो 40 इंटू 1068, तो 40 इंटू 1068 दैट इज 42,720, ये है हमारा कैरिंग अमाउंट। और इसे हमें वैल्यू किस पे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। इसका फेयर वैल्यू क्या है एंडिंग पे? फेयर वैल्यू है 44,800, 44,800, और उसके सामने मेरा कॉस्ट है 400 और 2% ऑक्शन फी भी है। चलिए लिखते हैं पहले 44,800, 44,800 माइनस 400 था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यस, और 2% हमारा ऑक्शनियर फी है। 44,800 का 2% दैट इज 896। तो 44,800 माइनस 400 माइनस 896 दैट इज 43,000
504, 43,504। तो वैल्यू कितने से बड़ा है? 42,720 माइनस करेंगे तो 784 रुपीज से ये इंक्रीज हुआ है। फाइन, इसका हम सेम जर्नल एंट्री पास कर देंगे ऑन 30 सितंबर। ऐसे ये इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अमाउंट 784। ओके, दैट्स इट, सम ओवर हो गया है, काफी सिंपल है। तुम्हें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले याद रखना है कि अगर हम बायोलॉजिकल एसेट को बेचते हैं तो वो क्रेडिट तो जो कैरिंग अमाउंट है उस पर ही होगा। ओके, और अगर हम उसे बेचते हैं तो बैंक डेबिट कर देंगे, और अगर हमने एज अ गुड्स बेच रहे हैं तो हमें उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करना है, और अगर एज अ गुड्स जैसे कारकासेस के केस में था, हमने स्लॉटर करके रखा है, बिका नहीं अभी तक, तो हमें इन्वेंट्री डेबिट करना है। पर वो इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ सेल्स जब रिकॉर्ड होगा तो वो कौन से फिगर पे होगा? वो होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। दैट्स इट, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द सम। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ, चलो बाय।